नेपाल में, मालदीव में, श्रीलंका में और बांग्लादेश, इसके जो है जितने भी मामलात हैं इनको अलग अलग देखना चाहिए और इनके अलग अलग के पीछे जो है वो बहुत से अनासर जो है वो मौजूद हैं और उसमें सबसे बड़ा अंसर जो है वो बदनाम ज़माना रहा है। सारी पॉलिटिकल चेंज का नेट बेनिफिशियरी हिंदुस्तान है और उसको ये भी नहीं समझ आ रही थी कि दरिया में भागे या खुश्की पर भागे, हर जगह पर उसे जूते पड़ रहे थे। यहाँ के चौधरी निजामुद्दीन को भी जगह नहीं मिलनी भागने को जिस दिन अवाम सामने निकल आई। इसका नेट लूजर चाइना है और हिंदुस्तान के साथ साथ इसमें वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है वो भी नेपाल की हुकूमत से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बिकॉज नेपाल की हुकूमत को प्रो चाइना समझा गया था और चूंकि चाइना को धक्का मार के वहाँ से निकाला जा रहा है तो इसके साथ पाकिस्तान की एजेंसीज का नेपाल के अंदर जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे इल्ज़ाम यह है कि बहुत उसको ऑपरेशनल सेंटर के तौर पे काठमांडू को यूज़ करते हैं कि जो रॉ है उसके बाकायदा तौर पर सबूत मिले हैं कि उन्होंने जेन जी जो है उनको बाकायदा इश्तिहाल जो है दिलाया है और उनमें इंतशार पैदा किया है। ये इंतशार जो है मुख्तलिफ ममालिक में पैदा किया गया, ये मालदीव में पैदा किया गया था। और जो बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में हसीना जैसी जो करप्ट खातून है उसके पीछे कौन था? उसके पीछे भी रॉ था। एग्रीमेंट साइन करना था नेपाल की गवर्नमेंट के साथ, वो था कि बीआरआई को एक्सटेंड किया जा रहा था रेलवे लाइन के थ्रू। उसको एक दिन पहले आग लगती है और वो साइनिंग एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, बीआरआई बंद हो जाता है। 4 मुल्कों में तो हमारे आसपास जो है वो दुर्गत बन गई हुक्मरानों की और जूतियां छोड़ के भागे सारे। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, यहां तो हो गया मामला। अब मामला पाकिस्तान में कब होगा? देखिए, माहौल तो पूरा तैयार है। आज भी यहाँ पर जो है वो रॉ की जो है फुटप्रिंट देखे जा रहे हैं काई साहब, और बाकायदा तौर पर नेपाल के अंदर ये मूव जो है वो बनाई गई है। करप्शन की अगर बात होती तो इससे पहले वो नौजवान किधर थे? अब जो सोशल मीडिया की बंदिश के बाद वो उठ के भारत ने लगाई थी। बांग्लादेश में आप कह रहे हैं कि अवामी मूवमेंट थी क्योंकि हसीना मुइन वहां पे जुल्म कर रही थी, यहाँ पे क्यों अवामी मूवमेंट नहीं है? उनको चीन का हमदर्द समझा जाता था और प्रो चाइना समझा जाता था और उन्हें हिंदुस्तान का मुखालिफ जो है वो समझा जाता था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, नेपाल में भारी प्रदर्शन के बाद वहां की प्रो चाइना सरकार को लात मारकर बाहर निकाल दिया गया है, जिसे देख चीन पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो नेपाल में अपनी सरकार बैठाकर भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। दरअसल भारत की तरक्की को रोकने के लिए चीन ने उसकी राह में रोड़ा डालने के लिए भारत के पड़ोसी देशों में जाल बिछाना शुरू कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल की बारी थी। चीन ने जहाँ भी कदम रखा उसकी इकोनॉमी का बट्टा बैठा दिया और उसे बर्बाद कर दिया। पिछले 5 साल के घटनाक्रम पे ही नजर डाले तो तस्वीर साफ हो जाती है। हालांकि इस प्रदर्शन से चीन को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि ओली की सरकार चीन की करीबी थी, लेकिन चीन ने जिस तरीके से अपने एजेंडे को नेपाल में बढ़ाना शुरू किया था, उसने नेपाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसके वजह से लोग सड़कों पर उतर आए और ओली सरकार को देश से बाहर निकाल दिया, जिसे देखने के बाद अब पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है और पाक मीडिया बोल रही है कि ये लहर अब पाकिस्तान में भी आने वाली है। और इस सारे टाइम पीरियड में जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉलिटिशियन है वो भी केपी ओली शर्मा ओली थे और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने हिंदुस्तान की जो नेपाल के ऊपर बालादस्ती है और हिंदुस्तान का नेपाल के ट्रेड के ऊपर, नेपाल के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे पे, उसके बिजनेस पे, उसके कॉमर्स पे, उस पे प्राइम मिनिस्टर ओली जो है उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। उनको चीन का हमदर्द समझा जाता था और वो प्रो चाइना समझा जाता था और उन्हें हिंदुस्तान का मुखालिफ जो है वो समझा जाता था। ये टेंशंस बहुत ज़्यादा उस वक्त फ्लेयर अप हुई जब 2015 में नेपाल ने जब अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इशू किया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे रिएक्ट करते हुए हिंदुस्तान जैसे नेपाल के इंतज़ामी ढांचे पे, यहाँ की मिलिट्री के ऊपर, यहाँ के बिजनेस, कॉमर्स, हर चीज़ के ऊपर उनको कंट्रोल हासिल है बिकॉज ऑफ द लैंडलॉक्ड है नेपाल, तो हिंदुस्तान ने नेपाल का ब्लॉकेट कर दिया। बहुत से लोग जो खबरों को मैं उनके जहनों में आएगा कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की ये बात है, जब उन्होंने ब्लॉकेट किया तो प्राइम मिनिस्टर ओली जो हैं उन्होंने अपना तमाम तर झुकाव चीन की तरफ कर दिया। उन्होंने चीन से ट्रेड के रास्ते खोलने की कोशिश की, सड़कें खोलने की कोशिश की, जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका नेपाल को हिस्सा बनाने की कोशिश की, और फिर चीन की स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के अंदर, रोड स्ट्रक्चर के अंदर चीन की इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने लग गई। दूसरा बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो 2020 में आया जब हिंदुस्तान ने एक नई सड़क निकाली एक ऐसे इलाके से जिसको नेपाल डिस्प्यूटेड समझता है, और नेपाल की हुकूमत ने अपना एक ग्रेटर नेपाल का मैप इशू किया जिसमें बहुत से ऐसे इलाकों को भी शो किया जो कि हिंदुस्तान में हैं इस वक्त फिजिकली तौर पे, और नेपाल और हिंदुस्तान के दरमियान में टेंशन जो है वो बढ़ती चली गई। हर दफ़ा जब नेपाल और हिंदुस्तान में टेंशन बढ़ी तो ओली शर्मा जो है, केपी शर्मा ओली जो है, वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे
और हिस्टोरिकली तौर पे चूंकि नेपाल लैंडलॉक्ड है, इसके अंदर हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक चीज़ से आप बहुत वाकिफ़ होंगे कि बहुत बड़ी तादाद में ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने से जो गोरखा हैं, जो शर्माज हैं, वो हिंदुस्तान की फ़ौज में काम करते हैं, वहाँ से उनको पेंशन मिलती है। जो नेपाल की आर्मी का चीफ होता है उसको हिंदुस्तान में ऑनरी तौर पे काउंसिल जनरल या समथिंग उसको कोई ऑनरी टाइटल भी दिया जाता है। और ये जो गोरखास हैं, इसकी वजह से नेपाल की सोसाइटी के अंदर भी हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा असर रसूख पाया जाता है। तो जो नेपाली नेशनलिस्ट हैं वो यूजली माओइस्ट हैं, वो चाइना सेंट्रिक हैं, वो नेपाल की आज़ादी, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी की बात करते हैं। अब कौन इन्हें रिप्लेस करेगा, अभी क्लियर नहीं है कि कौन रिप्लेस करेगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को। जो बैलन शाह हैं शायद वो रिप्लेस करें, लेकिन जो नेट सॉलिड इफेक्ट है जिस पे आप समझें कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसे समझने के लिए, आई विश कि मैं सारा आपको ग्राफिकली दिखा सकता, लेकिन मुझे आपको सम अप करना पड़ेगा आर्बिट्री फैशन से। इस सारी पॉलिटिकल चेंज का नेट बेनिफिशियरी हिंदुस्तान है, इसका नेट लूज़र चाइना है, और हिंदुस्तान के साथ साथ इसमें वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है वो भी नेपाल की हुकूमत से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बिकॉज नेपाल की हुकूमत को प्रो चाइना समझा गया था। और चूँकि चाइना को धक्का मार के वहाँ से निकाला जा रहा है, तो इसके साथ पाकिस्तान की एजेंसीज़ का नेपाल के अंदर जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे इल्ज़ाम यह है कि बहुत उसको ऑपरेशनल सेंटर के तौर पे काठमांडू को यूज़ करते हैं, इसमें भी हो सकता है कि कमी आएगी। तो ये पाकिस्तान का भी लॉस है, कि चाइना का भी लॉस है, और ये हिंदुस्तान का और वेस्ट का यहाँ पर गेन है। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? यहाँ पर 26 नवंबर को लोग निकलते हैं, लोगों को गोली मार दी जाती है, गोलियाँ मारी जाती हैं, उसके बाद लोग बैठ जाते हैं। क्या पाकिस्तान कभी नेपाल बन सकता है? क्या वहाँ की सूरत हाल यहाँ हो सकती है? इसका आगे जायज़ा लेते हैं, लेकिन पहले आपको मैं बता दूँ कि जो मार्च के महीने में नौजवान ने तकरीर की, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई, जिसके बाद वज़ीर आज़म का बयान, आवाम तंग पड़ी, उसके ऊपर टॉप ऑफ दैट सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी, जिससे मुजाहरे शुरू हो गए। मुजाहरे शुरू हुए तो वहाँ के निज़ामदीन ने भी ताकत से इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने भी वाटर कैनन्स इस्तेमाल की, गोलियाँ चलाईं, 19 अफराद को कत्ल कर दिया। जी हाँ, 19 अफराद को कत्ल कर दिया। जो बच गए उन्होंने घर बैठने के बजाय अपने जिस्म पर पट्टियाँ लगाईं। एक बच्चा, ये देख सकते हैं आप, तकरीर कर रहा है, इसकी आँख में भी गोली लगी है और इसके सीने पर भी गोली लगी है। जैसे ही वो मरहम पट्टी से फारिग हुआ, उसने आकर दोबारा से तकरीर शुरू की और आवाम को कहा कि क्या आप गोली चलाने वालों के साथ हैं या मेरे साथ हैं? फिर क्या था, आवाम मज़ीद निकली और फिर इतने नंबर में निकली कि पूरे का पूरा उन्होंने नेपाल का सिस्टम ही तहस नहस कर दिया। बहरहाल उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो विष्णु प्रसाद थे उनको पकड़ लिया। ये आप फुटेज देख सकते हैं। जांगिया इन्होंने जो पहना हुआ था, अंडरवेयर बड़ा कलरफुल था। वैसे विष्णु साहब ने, उनको पता नहीं होगा शायद कि आज पकड़े जाना है। के ऐलान के बावजूद भी कि सोशल मीडिया खोल दिया गया है, ये बच्चा पार्टी नहीं रुकी और इन्होंने तबाही मचा के रखी। फिर जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर थे, आखिरकार वो स्टेप डाउन किया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और मुल्क से, या आप मुल्क के अंदर ही हैं कहीं या मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल जो उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस थी वहाँ से हेलीकॉप्टर पर बैठ के वो वहाँ से फ़रार हो गए। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 240 मिलियन, कोई 250 कहता है, 260 कहता है, 270 कहता है, पर तकरीबन 240 मिलियन। बांग्लादेश की आबादी 175 मिलियन। आप अगर मिलियंस नहीं समझते तो 240 का मतलब है 24 करोड़, तो अगर आप 24 या 25 करोड़ समझते हैं तो बांग्लादेश तकरीबन 18 करोड़, उनकी आबादी 17.5 से 18 करोड़। इसी तरीके से नेपाल की आबादी जो है वो तकरीबन 3 करोड़। तो अगर आप देखें तो नेपाल हमसे 10 गुना तकरीबन या 8 गुना छोटा मुल्क है, बहुत छोटा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो नेपाल की 3 करोड़, श्रीलंका की जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख, बहुत ही छोटा मुल्क है आबादी के लिहाज से। और इंडोनेशिया की हमसे भी थोड़ी ज़्यादा, मतलब कि 28 करोड़ इंडोनेशिया की जो आबादी है वो हमसे भी 2-3 करोड़ जो है वो ज़्यादा है। अब ये मुल्क हैं, इनके नाम हमने आपको क्यों बताए? बांग्लादेश में इनकलाब आ चुका है, नेपाल में इस वक्त आ रहा है और आ चुका है, आपके सामने है। श्रीलंका में आ चुका है, इंडोनेशिया में भी आ रहा है और आजकल वहाँ पर भी आवाम जो है वो सड़कों पर है और जूतम बाज़ार है वहाँ की एलीट के साथ। अब ये तो हो गई आबादी, क्योंकि जाहिर है इसमें जो बांग्लादेश है वो आबादी उनकी थोड़ी सी कम है, लेकिन ज़्यादा गंजान आबादी है रकबे के लिहाज से। असल मामला उस दिन हल होना है जिस दिन पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आई, और आवाम ने एक दिन आ जाना है। अब वो कब आना है ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान की आवाम ने बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह ये फैसला कर लिया कि अब काफ़ी हो गया है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ रातों रात जो है वो बदल जाए।